गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी हर 18 साल से ऊपर का जो वयस्क है उसे वोट देने का अधिकार है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। और चुनाव लड़ने में भी यही चीज़ें होती हैं कि जो वयस्क है वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कुछ खास चुनाव होते हैं जैसे लोकसभा विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीद कुछ योग्यताएं होती है, जैसे 25 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए, आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल केस नहीं मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई व्यक्ति 2 साल के लिए जेल जाकर आया है। बस ये 2 चीज़ें होती हैं, बाकी इसके अलावा लिंग और शिक्षा, आय वर्ग, इसके आधार पे कोई रिस्ट्रिक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान नहीं लगाता है चुनाव लड़ने में। ठीक है, देखो किसी भी लोकतंत्र का जो टेस्ट होता है, परीक्षा होती है, वो यही होती है कि उसके यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लड़े जाएं। ठीक है, तो भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रयास किसका है, एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, जैसे इलेक्शन कमीशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो निर्वाचन आयोग का काम पूरा इलेक्शन से रिलेटेड होता है, और ये जो अंडरलाइन चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें देख लेना। ठीक है, और आपको रीड तो पूरा चैप्टर करना है, लेकिन जो हाईलाइटेड और अंडरलाइन पोर्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 324 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए तथा जो लोकसभा के चुनाव वगैरह हैं उसके लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। और ये निर्वाचन आयोग क्या करेगा, मतदाता सूची तैयार करेगा, साथ में चुनाव के संचालन का अधीक्षण करेगा, देखेगा, उस पर नियंत्रण करेगा कि किस तरीके से काम होना चाहिए, किस तरीके से नहीं। आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि निर्वाचन आयोग के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, और भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। ठीक है, और भारत मतलब एक राज्य में भी निर्वाचन अधिकारी है जो इनकी सहायता के लिए होता है, इन्हें कोऑपरेट करने के लिए होता है। भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो एक सदस्यीय और बहुसदस्यीय रहा है, मतलब पहले एक मेंबर था, उसके बाद 2 मेंबर और आए, फिर वापस मेंबर निकल गए, फिर आए, तो 1989 तक एक सदस्यीय था। फिर 1989 के बाद 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। 1990 उसके बाद फिर से एक सदस्यीय बना दिया गया। फिर 1993 में फिर से 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। उसके बाद ये बात क्लियर हो गई कि 3 लोग होंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम होगा, यानी बहुसदस्यीय अगर आयोग होगा तो ज़्यादा अच्छे से काम होगा, और तब से लेकर अब तक ये बहुसदस्यीय बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें मेनली क्या होता है, एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है, और 2 उनकी सहायता के लिए 2 निर्वाचन आयुक्त अलग होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ज़्यादा जो है शक्तियाँ दी जाती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वो क्या करता है, आयोग की अध्यक्षता करता है, मतलब आयोग का अध्यक्ष बनता है। ठीक है, और ये लोग जो डिसीजन लेते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, वो एक सामूहिक संस्था के रूप में यानी आपसी सहमति से लेते हैं। लेकिन अगर कोई मतभेद होता है तो फिर मुख्य आयुक्त की बात होती है। ठीक है, जनरली मतभेद इनमें नहीं होता, 3 ही लोग होते हैं, आपसी सहमति से जो है ये लोग डिसीजन अपना ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इनकी नियुक्ति किस तरीके से होती है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद के परामर्श पर इनकी जो नियुक्ति होती है, मतलब मंत्री परिषद कुछ नाम वगैरह डिसाइड करते हैं, फिर राष्ट्रपति को बताते हैं और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसलिए सवाल उठते हैं कि देखो मंत्री परिषद का रोल है इसमें, तो हो सकता है वो अपने किसी फेवरेट आदमी को या इंसान को ले आए और उसे अपॉइंट कर दें, इलेक्शन कमिश्नर बना दे, तो वो उनके फेवर में ही फैसले लेगा। तो इस तरीके से बातें उठती हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति का प्रोसेस है उसे थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसे चेंज करने, ये निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है ये इस तरीके से होनी चाहिए कि इसमें ना जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी, विपक्ष के नेताओं की और राष्ट्रपति, इन तीनों को भी मतलब इनके भी जो है व्यू, इनकी परामर्श लेनी चाहिए, ताकि सिर्फ मंत्री परिषद का रोल ही ना रह जाए। ठीक है, अब संविधान क्या करता है कि मुख्य आयुक्त जो